कांग्रेस में गांधी वाड्रा परिवार के वर्चस्व को लेकर नेताओं के बीच शुरू हुआ ठाएं ठाएं जारी है। इस मामले में खत्म होने या फिर इसे शांत होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे के प्रति बेहद तल्ख और तीखी भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी कपिल सिब्बल को कांग्रेस का नेता ही नहीं मानते और सलमान खुर्शीद ये कहते हैं कि जिन्हें गांधी वाड्रा परिवार का रुतबा नहीं दिखता वे अंधे हैं। कपिल सिब्बल के साथ जुबानी जंग लड़ रहे गांधी वाड्रा परिवार के लोगों के खिलाफ अब गुलाम नबी आजाद ने भी मोर्चा खोल दिया है। गुलाम नबी आजाद ने तो पार्टी के काम करने के तौर तरीकों पर ही सवाल उठा दिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमारे लोगों का ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। जब कोई पदाधिकारी हमारी पार्टी में बनता है तो वो लेटर पैड छपवा लेता है, विजिटिंग कार्ड बनवा लेता है और फिर वो समझता है कि बस मेरा काम खत्म हो गया। काम तो उस समय शुरू होना चाहिए। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव 5 सितारा होटल में बैठकर नहीं जीते जाते। आज नेताओं के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है तो वो पहले 5 सितारा होटल बुक करते हैं। अगर कहीं कोई उबड़ खबड़ सड़क है तो वहां नहीं जाएंगे। जब तक ये कल्चर हम नहीं बदलेंगे हम चुनाव नहीं जीत सकते। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम सभी नुकसान के बारे में चिंतित हैं, खासकर बिहार और उपचुनाव परिणामों के बारे में। मैं नुकसान के लिए नेतृत्व को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं का जमीनी स्तर पर संपर्क टूट गया है। ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं का संबंध लोगों से टूट गया है। आम आदमी को पार्टी से इश्क होना चाहिए। आजाद ने कहा, हमारा ढांचा कमजोर है, हमें पहले ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, फिर उसमें कोई भी नेता हो चलेगा। सिर्फ नेता बदलने से आप कहेंगे कि पार्टी बदल जाएगी, बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, नहीं, वो सिस्टम से बदलेगा। इससे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि दिक्कत ये है कि राहुल गांधी 1.5 साल पहले ये बात साफ कह चुके हैं कि वो अब कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति उस पद पर काबिज हो। इस बात के 1.5 साल के बीत जाने के बाद मैं ये पूछता हूँ कि कोई राष्ट्रीय पार्टी इतने लंबे समय तक अपने अध्यक्ष के बिना कैसे काम कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि मैंने पार्टी के भीतर आवाज उठाई थी, हमने अगस्त में चिट्ठी भी लिखी, लेकिन किसी ने हमसे बात नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि 1.5 साल बाद भी हमारा अध्यक्ष नहीं है, कार्यकर्ता अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएं? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने जुलाई महीने में संसदीय समूह की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था। उसके बाद 23 नेताओं ने अगस्त में कांग्रेस प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया। सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में हुए उपचुनावों में कांग्रेस के बेहद खराब प्रदर्शन का मुद्दा उठाया तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी और दिल्ली कांग्रेस के मुख्य अनिल चौधरी हमलावर हो गए। गहलोत ने ट्वीट किया और कहा कि कपिल सिब्बल को हमारे आंतरिक मामलों की मीडिया में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आहत किया है। असल में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी के अंदर अंतर्कलह शुरू हो गई थी और इसके बाद से मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने खुलकर कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी आलाकमान से नाराजगी जाहिर की है। तब कांग्रेस ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। उसके बाद गुलाम नबी आजाद का एक पत्र सार्वजनिक हो गया और इसी के बाद से ही कांग्रेस में हलचल पैदा हो गई। कांग्रेस के इन नेताओं की शिकायत थी कि पार्टी को एक्टिव अध्यक्ष मिलना चाहिए ताकि नई ताकत के साथ कांग्रेस उभरे। ये रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमित शाह मिशन तमिलनाडु पर हैं। निशाने पर राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, जिसमें बीजेपी अपनी ताकतवर उपस्थिति का एहसास कराना चाहती है। अब बीजेपी को तमिलनाडु में कुछ खास सफलता नहीं मिली है, इसलिए पार्टी के लिए नई सियासी जमीन की तलाश करने अमित शाह चेन्नई गए। जिस AIADMK बीजेपी की वेला यात्रा का विरोध किया था, अमित शाह के चेन्नई पहुंचते ही उसी AIADMK ने बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान कर दिया। लेकिन अमित शाह के निशाने पर DMK और सुपरस्टार रजनीकांत भी हैं। बीजेपी को DMK के 2 बड़े नेताओं का साथ मिल चुका है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी की नजर DMK के असंतुष्ट नेताओं पर ज्यादा है जो MK स्टालिन के बेटे की पार्टी के बढ़ते वर्चस्व से खासे नाराज हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव CT रवि को इस मोर्चे पर लगाया है। तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी CT रवि ने बीते 21 नवंबर को DMK के पूर्व सांसद डॉक्टर KP रामालिंगम की बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाकर राज्य में सियासी सरगर्मी पैदा कर दी है। इससे पहले मई में DMK के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पद से हटाए जाने पर VP दुरैसामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था।
बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि आने वाले वक्त में डीएमके के कुछ और नेता बीजेपी में जुड़ सकते हैं। डीएमके के अंदर खाने इस वक्त दो प्रमुख कारणों से नेताओं की नाराजगी चल रही है। कुछ नेता डीएमके में पार्टी मुखिया स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बढ़ते वर्चस्व से चिंतित हैं। स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को लगातार प्रमोट करने में जुटे हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बात से पार्टी में कुछ वरिष्ठ नेता नाराज चल रहे हैं। उदयनिधि के हवाले डीएमके के यूथ विंग की कमान है। हाल ही में उदयनिधि ने डीएमके के लिए 100 दिन का आउटरीच प्रोग्राम तैयार किया और इसके लिए 15 वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। मगर बड़ी बात यह है कि संबंधित नेताओं को ऐन वक्त पर इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया। वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि उदयनिधि संगठन से जुड़े फैसलों में आम रायशुमारी करने में ज्यादा यकीन रखते नहीं हैं। दल बदल कर आने वाले नेताओं को संगठन में जगह मिलने से भी डीएमके का एक बड़ा धड़ा परेशान है। एआईएडीएमके से आने वाले पूर्व मंत्री राजा कन्नप्पन, डॉक्टर विजय और डॉक्टर लक्ष्मण को स्टालिन ने डीएमके में अहम जिम्मेदारियां मिलने से पार्टी के पुराने नेता नाराज चल रहे हैं। सत्ताधारी एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर तमिलनाडु में वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। तमिलनाडु में इधर बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ एआईएडीएमके का जनाधार है तो दूसरी तरफ बीजेपी का बढ़ता प्रभाव। इससे डीएमके के कई नेताओं को लगता है कि गठबंधन के कारण बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में चुनाव लड़ने के इच्छुक डीएमके के नेता बीजेपी में आ सकते हैं। संघ के विचारक एस गुरुमूर्ति के सहारे बीजेपी रजनीकांत को साधने की कोशिश कर रही है। हाल ही में गुरुमूर्ति की रजनीकांत से मुलाकात भी हुई थी। कांग्रेस की खुशबू सुंदर पहले ही बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली हिंसा मामले में परतें अब खुलती जा रही हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ रविवार को 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इनमें 2 प्रमुख आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा की साजिश रचने का बेहद संगीन आरोप है। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने दिल्ली के चांदबाग इलाके में सीक्रेट ऑफिस बना रखा था। उसी ऑफिस में बैठकर ये हिंसा को फैला रहे थे। चार्जशीट में बताया गया कि खालिद ने बाहर से ही दंगों को अंजाम दिलाया। इसमें कहा गया कि खालिद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान दंगा भड़काना चाहता था ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज मिले, जिससे अल्पसंख्यक विरोधी नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने का दबाव बन सके। इस केस में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सितंबर में दायर पहले और प्रमुख आरोप पत्र में 15 लोगों पर अपराधों को अंजाम देने का आरोप लगा था। इसमें बताया गया कि दंगों के लिए किस तरह की साजिश रची गई और योजना को अंजाम दिया गया। 28 अक्टूबर को दिल्ली सरकार ने खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी और जिसके बाद 22 नवंबर को दूसरा या पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। कड़कड़डूमा कोर्ट के स्पेशल जज अमिताभ रावत की अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसमें दिल्ली के दंगों में उमर खालिद के और शर्जिल इमाम की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया गया है। आरोप पत्र में उनके साथी फैज खान का भी नाम है। पुलिस बाकी 3 आरोपियों के खिलाफ 1 महीने के अंदर दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल कर सकती है। पुलिस का दावा है कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का पूर्व लीडर उमर खालिद उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग में कथित तौर पर गुप्त कार्यालय बनाकर काम कर रहा था, जहां से वो कथित तौर पर दूसरे साजिशकर्ताओं के साथ देर रात मीटिंग किया करता था। चांदबाग वही इलाका है जहां पहले चरण के दंगे के दौरान भारी हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों पर हमला हुआ। स्पेशल सेल ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट ने सीएए को संसद में पेश करने की जैसी ही मंजूरी दी, उसने शर्जिल इमाम के जरिए मुस्लिम स्टूडेंट ऑफ जेएनयू यानी एमएसजे नामक समूह बनाया। पुलिस ने कहा कि खालिद ने एमएसजे का इस्तेमाल दिसंबर 2019 में साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़काने के लिए किया, जिसके बाद शाहीन बाग का धरना शुरू हुआ। उसके बाद उसने मौजूदा केंद्र सरकार से नफरत करने वालों का एक गठबंधन बनाने की योजना पर आगे बढ़कर व्हाट्सएप पर दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप बनाया। पुलिस का दावा है कि खालिद के प्रयासों से ही 1 महीने के अंदर 24 जगहों पर शाहीन बाग जैसा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसने ही 23-24 फरवरी को दंगों को अंजाम दिलवाया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि वो प्रमुख रणनीतिकारों में एक था जिसने ये तय किया कि दिसंबर 2019 की हिंसा को अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे के वक्त कहीं ज्यादा और बड़े घातक पैमाने पर दोहराया जाएगा।
महाराष्ट्र की अमरावती में 17 फरवरी को दिया गया उसका भाषण इस बात की गवाही देता है। रिपोर्ट में बताया गया कि उमर खालिद का मानना था कि ट्रंप के साथ आ रहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दंगों को कवर करेगा, जिससे केंद्र सरकार की दुनिया भर में फजीहत होगी। जाफराबाद और चांदबाग को दंगों का हॉटस्पॉट बनाने की साजिशकर्ताओं में उसकी शीर्ष भूमिका थी। स्पेशल सेल का यह भी दावा था कि उसके पास खालिद के उन लोगों के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं जिन्होंने उसकी योजना के मुताबिक जगह जगह जाकर दंगों की रूपरेखा तय की थी। क्राइम ब्रांच ने खालिद को दंगों के दौरान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में हिंसा भड़काने और अन्य मामलों में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ फरवरी में दंगे भड़काने और आर्म्स एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 13 सितंबर को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही वो तिहाड़ जेल में बंद है। 17 फरवरी को जब उसने भड़काऊ भाषण दिया तो खुफिया एजेंसीज और दिल्ली पुलिस उस पर नजर रखने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को टीआरपी घोटाला में फंसाने की मुंबई पुलिस की चाल कामयाब होती दिख नहीं रही है। इस मामले की जांच जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुरू की, मुंबई पुलिस का झूठ का पर्दाफाश होने लगा। ईडी अब इस मामले में सबसे पहले इंडिया टुडे चैनल को समन भेजने की तैयारी कर रही है। सूत्र बताते हैं कि इंडिया टुडे पहला वो चैनल होगा जिसे इस मामले में समन भेजा जाएगा और फिर उससे पूछताछ की जाएगी। ईडी इंडिया टुडे से ये पूछताछ मुंबई पुलिस के पास एफआईआर दर्ज के आधार पर करने वाली है। इसी एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है, रिपब्लिक टीवी का नहीं। पूछताछ से पहले ईडी हंसा रिसर्च का बयान दर्ज करेगी, फिर इंडिया टुडे के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाएगी। हाल ही में ईडी ने टीआरपी केस में एफआईआर दर्ज की है। अब ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के साथ साथ उन सभी चैनल्स की जांच करेगी जिनका उल्लेख ओरिजिनल एफआईआर में किया गया। टीआरपी मामले में ईडी के साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। इसके पहले 8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। परमबीर सिंह का दावा था कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी के लिए आम लोगों को पैसे दिए थे और उसने कहा था कि वे खास वक्त में उनका चैनल चलाकर अपना टीवी ऑन रखें। हालांकि उस दिन देर शाम तक रिपब्लिक टीवी के सबूतों के साथ अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मूल एफआईआर में उनके चैनल का नाम ही नहीं है बल्कि इंडिया टुडे का नाम है। इसके बाद इंडिया टुडे और मुंबई पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो गए थे। काफी फजीहत होने के बाद मुंबई पुलिस ने इस बात को माना कि एफआईआर में इंडिया टुडे का नाम है। गुलाम नबी आजाद की गुगली से कांग्रेस में हंगामा खड़ा हो गया। गुलाम नबी आजाद ने बिना किसी का नाम लिए पार्टी के रणनीतिकारों पर सवाल उठा दिया और कहा 5 स्टार होटल में बैठकर चुनाव नहीं लड़े जाते। गुलाम नबी आजाद की इस टिप्पणी के बाद कपिल सिब्बल और उनको पार्टी से निकाले जाने की मांग की जाने लगी है। हरियाणा के कांग्रेस विधायक और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव चिरंजीव राव ने यहां तक कह दिया कि सबसे पहले गुलाम को पार्टी से आजाद करना चाहिए। यूपी कांग्रेस के मीडिया प्रभारी लल्लन कुमार ने भी गुलाम नबी पर निशाना साधा। लल्लन कुमार ने ट्वीट कर कहा कि गुलाम नबी आजाद यूपी का प्रभारी रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं से बात करना तक जरूरी नहीं समझते थे। उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। लल्लन कुमार ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी के साथ ही कांग्रेस के अन्य नेता विकट परिस्थितियों में जब सड़कों पर थे तब आप कहां थे? कांग्रेस का वरिष्ठ नेता होने के नाते आपको जहां जहां की जिम्मेदारियां मिली आपने वहां वहां लुटिया डुबो दी। हर जगह से कार्यकर्ताओं की यही शिकायत रही। लल्लन कुमार ने कहा कि कांग्रेस में 5 स्टार कल्चर न कभी था और न कभी है, लेकिन आप जैसे नेता 5 स्टार कल्चर बनाते हैं। अब आपकी दुकान बंद हो रही है तो आप ऐसी बातें कर रही हैं। राहुल गांधी ने हमेशा देश के लिए संघर्ष किया और करेंगे, इसलिए हम सदैव अपने नेता के साथ हैं। यूपी कांग्रेस के नेता ने कहा कि पूरी पार्टी जब जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रही है उस समय ऐसी बातें करना आपके स्वार्थ को दिखाता है। कांग्रेस नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसे मौकापरस्त लोगों को तुरंत पार्टी से बाहर निकाला जाए। यूपी कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद को लेकर फूटा अनायास नहीं है। माना जा रहा है कि उसके पीछे प्रियंका वाड्रा हैं और उनके ही निशाने पर यूपी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद पर हमला कर रहे हैं। इसके पहले अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल को पार्टी छोड़ देने की सलाह दी थी और ये भी कहा था कि हम उन्हें नेता मानते ही नहीं। चुनावों में खराब प्रदर्शन पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा था, चुनाव में हार से सभी चिंतित हैं। हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क खत्म हो गया है। मैं हार के लिए पार्टी नेतृत्व को दोष नहीं दे रहा। पार्टी से जुड़े हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर संपर्क खत्म हो गया है। लोगों का पार्टी से प्यार होना चाहिए।
पिछले 72 सालों में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। चुनाव 5 सितारा संस्कृति से नहीं जीते जाते हैं। आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उन्हें पार्टी टिकट दे देती है तो वे पहले 5 सितारा होटल बुक करते हैं, पद मिलता है तो लेटर हेड छपवाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं और इतना करके वे समझते हैं कि उनका काम खत्म हो गया। असल में गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि इसके बाद काम शुरू होता है। तेलंगाना में होने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी की टीआरएस और ओवैसी से ठन गई है। बीजेपी की दमदार मौजूदगी ने के चंद्रशेखर राव और उनके सहयोगी ओवैसी की नींद उड़ा दी है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला तेलंगाना के नगर निगम चुनावों में होने वाला है। बीजेपी के युवा सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी रोहिंग्या मुसलमानों को पुराने हैदराबाद में संरक्षण देने का मुद्दा उठाया और कहा कि AIMIM को दिया गया हर वोट भारत के खिलाफ है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि ये हास्यास्पद है कि अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने पुराने हैदराबाद में विकास की अनुमति नहीं दी, उन्होंने केवल रोहिंग्या मुसलमानों के प्रवेश को अनुमति दी। ओवैसी को दिया गया हर वोट भारत के खिलाफ और भारत से जुड़े हर फैसले के खिलाफ है। सूर्या ने कहा कि वे केवल इस्लाम, अलगाववाद और कट्टरपंथ की भाषा बोलते हैं, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना बोला करते थे। तेजस्वी सूर्या ने हैदराबाद में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक निगम चुनाव नहीं है। अगर आप यहाँ ओवैसी को वोट देते हैं तो वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में और मजबूत होते हैं। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो हैदराबाद को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं। उन्होंने केसीआर के लिए ये कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति लगातार भारत के खिलाफ बोलते हैं और केसीआर हैदराबाद को ही तुर्की की राजधानी इस्तांबुल जैसा बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि टीआरएस और ओवैसी के साथ गठबंधन है, पाकिस्तान जैसा हैदराबाद चाहते हैं। तेजस्वी सूर्या के इस बयान से पहले ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। ओवैसी ने कहा था कि अगर आप किसी भी बीजेपी नेता को नींद से जगाएंगे और कुछ नाम लेने को कहेंगे तो वो कहेंगे ओवैसी। इसके बाद आतंकवाद और पाकिस्तान का नाम लेंगे। बीजेपी को इस पर बात करनी चाहिए कि उन्होंने 2019 के बाद से तेलंगाना, खासकर हैदराबाद को क्या आर्थिक सहायता दी। उन्होंने हैदराबाद बाढ़ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हैदराबाद में बाढ़ आई थी, मोदी सरकार ने उस वक्त हैदराबाद को क्या आर्थिक मदद दी। वो अब इस चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उस वक्त उन्होंने कोई मदद की ही नहीं थी। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, जनता जानती है।